इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट 1। और ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। इसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस स्लाइड में पढ़ेंगे हम डाइसैकेराइड के बारे में। तो बेसिकली डाइसैकेराइड्स होते क्या हैं? Two monosaccharides joined by the glycosidic bond are generally called as disaccharide। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे विद हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उनको बोला जाता है डाइसैकेराइड्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए सुक्रोस है। सुक्रोस किससे मिलकर बना है? ग्लूकोस और फ्रक्टोस। ठीक है। उसी तरह लैक्टोस के बारे में, लैक्टोस किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोस और गैलेक्टोस। उसी तरह माल्टोस जो किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, मतलब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोस के माल्टोस को बनाते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टोस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए दो ग्लूकोस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं, और ये जुड़े किससे हैं आपस में? आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है। कौन सा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे हुआ? ये इस कार्बन की फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है। उसी तरह जो दूसरा आपका ये है, इसकी पोजीशन देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। इसलिए ये पोजीशन 1 थी और ये पोजीशन 4 थी। और आपको पता है ये अल्फ़ा है पोजीशन। ठीक है। अल्फ़ा में OH नीचे रहता है। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पे। तो क्या बनाइए? अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये HOH है, ये H लगा है। ठीक है। और ये OH है यहाँ पे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये H लगा है ऊपर और ये OH लगा है। तो यहाँ ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब कि H2O निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ से H2O निकल गया। जब ये निकल गया तो क्या रहा बीच में? ये सिंगल ऑक्सीजन से जुड़े हैं। ठीक है। और इसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। ये एग्जाम्पल है माल्टोस का, और उसी तरह ये एग्जाम्पल है लैक्टोस का। और लैक्टोस किससे बना हुआ है? फॉर एग्जाम्पल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक गैलेक्टोज का। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। इसमें भी आपकी सेम बॉन्डिंग है। ठीक है। और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, सॉरी, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। ठीक है। बीटा पोजीशन है क्योंकि H नीचे है और OH ऊपर है। ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि एनोमेरिक कार्बन चेक करना है आपने। फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन देखिए ये है। ठीक है। इसका फर्स्ट कार्बन ये है और इसका फर्स्ट कार्बन ये है। ठीक है। तो इनकी पोजीशन चेक करनी है। देखिए OH ऊपर है तो मतलब बीटा। यहाँ देखेंगे आप, इसमें OH नीचे है तो क्या हुआ? ये अल्फा हुआ। ठीक है। तो यही था। अब पढ़ते हैं डाइसैकेराइड के कुछ एक्सेप्शनल केस के बारे में। फॉर एग्जांपल सुक्रोज की बात करें। ठीक है। तो सुक्रोज को एक्सेप्शनल केस माना जाता है। क्यों? पढ़ते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन कैरेट, हनी, पाइनएप्पल, बीट रूट। तो ये किस किस में पाया जाता है? इन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। एज सच हमारी बॉडी में सुक्रोज नहीं बनता। ठीक है। हमको बाहर के सोर्सेज खाने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, हनी, तभी हमारे शरीर में सुक्रोज बनेगा। ठीक है। द एंजाइम सुक्रेज और इन्वर्टेज हाइड्रोलाइज द सुक्रोज टू ग्लूकोज। The molecule of sucrose is formed by glycosidic linkage between aldehyde group of glucose and कीटोन ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है। तो आपको क्या बताया था मैंने कि जो आपका सुक्रोज है वो किससे बना होता है? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज में क्या है आपका? CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, मगर फ्रक्टोज में आपका क्या है? C डबल बॉन्ड O, जो कि कीटो ग्रुप है। ठीक है। यहाँ देखते हैं हम। ठीक है। थोड़े से पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं। देर इज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल इन सुक्रोज, दैट्स वाई सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है क्योंकि इसके पास फ्री अवेलेबल कीटोनिक ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहते हैं। ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे आगे कि किस तरह वो फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है। इट डजेंट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटा रोटेशन। आपको पता है कि म्यूटा रोटेशन क्या है? अल्फा टू बीटा या बीटा टू अल्फा फॉर्म चेंज होना, तो ये म्यूटा रोटेशन है। तो ये प्रॉपर्टी भी शो नहीं करता है। ठीक है।
इट अनेबल टू फॉर्म ओसाजोन एंड फिनाइल हाइड्रोजन, जो कि मोनोसाइक्राइड की खासियत थी कि ओसाजोन और फिनाइल हाइड्रोजन बनाते हैं, मगर ये नहीं बनाता। ठीक है, सुक्रोज, सिर्फ सुक्रोज की बात चल रही है यहाँ पर। अनेबल टू रिड्यूस बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बारफोर्ड रिएजेंट या फिर टोलन। ठीक है, तो इनकी एक और खासियत है कि ये कुछ केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट या टोलन। ठीक है, तो इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सुक्रोज एक्सेप्शनल केस है, हमेशा याद रखें कि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, सारे मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, रिड्यूसिंग है, और सारे डाइसैकेराइड भी रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से सुक्रोज बना होता है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, और ये सिक्स्थ। तो 6 कार्बन हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग है। ठीक है, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मगर अलग अलग है, एक फ्रक्टोस है और एक ग्लूकोज है। ठीक है, एक के पास कीटो ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक के पास कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो तभी इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बॉन्डिंग की अगर बात करें, ये कार्बन फर्स्ट था, ये कार्बन सेकंड है। ठीक है, और ये कार्बन फर्स्ट है इसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो 1 2। ठीक है, अल्फा 1 बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, इसको अल्फा 1, अल्फा 1, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, और अल्फा है ये। ठीक है, और अल्फा 1 और बीटा 2, इसकी बीटा पोजीशन है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट कार्बन OH ऊपर है, तो और ये सेकंड कार्बन इसका यहाँ पर है। ठीक है, यह इसका सेकंड कार्बन है, तो 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, अल्फा 1 और बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे बनता है। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक को एक्स्ट्रा इसमें कुछ चीज़ ऐड कर लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बेसिकली अगर डिफाइन करूँ तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब हुआ, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं या फिर और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ये हुई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म OIL, ऑयल। इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देता है या फिर रिमूव ऑक्सीजन करता है, वो कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन को क्या बोला जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एडिशन कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की, मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन में हम रिमूव कर रहे हैं ऑक्सीजन की और एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो और दूसरे टर्म में बोला जाए तो RIG से नाम से बोला जाता है, इसको यूज़ करते हैं, एक हेल्पिंग हमने वर्ड बनाया है, रिग। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये समझेंगे हम पूरा, पहले आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे बोला जाता है। आप यहाँ देखिए, हमारे पास CuO है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन्होंने बनाया कॉपर प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन थी। अब आप यहाँ देखिए, H2 के पास जब ऑक्सीजन आ गई, जब इसको मिल गई, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से ये देखिए, कॉपर ऑक्साइड था, अब ये क्या बन गया, सिंपल कॉपर बन गया ना, कॉपर ऑक्साइड से सिंपल कॉपर बन गया। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, रिमूव हो गई, क्या हो गई, ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर है इस एग्जाम्पल से। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर कि ये जो H2 प्लस ऑक्सीजन डली, H2O बना, ये प्रोसेस थी ऑक्सीडेशन। ठीक है, मगर इसमें हाइड्रोजन को बोला जाएगा
आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप बात करें कॉपर ऑक्साइड की, यहाँ पे तो आपको पता है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया इसमें, ठीक है, कॉपर में, मगर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड, हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा मैं दूंगा, आप थोड़ा इससे समझिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं Na के और एक है क्लोराइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, आप मिलकर टू मॉलिक्यूल ऑफ Na बनाया प्लस क्लोराइड बनाया, ठीक है। ये समझ आ गया, क्लोराइड के पास पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, सिंपल सी बात है। हम सोडियम क्लोराइड है, हमको पता है कि इकट्ठे मिलता है, अलग अलग क्या है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन, टू Na पॉजिटिव प्लस Cl2 गिव राइज टू टू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को मैंने तोड़ दिया, हाफ हाफ में कर दिया, कैसे, टू मॉलिक्यूल ऑफ Na गिव राइज टू टू Na पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि टू Na पॉजिटिव कैसे बना, टू टाइम ऑफ सोडियम मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव कैसे बना, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तभी तो बना होगा ना ये, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तब ये Na पॉजिटिव है, प्लस आप समझते हैं ना, लूज मतलब लूज किए इसने, ठीक है। तो इसने लूज किए तभी तो आए होंगे, तो रिएक्शन क्या है, यही है ना, टू Na इसने लूज किए तभी इसके ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज आया जब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे क्लोराइड वाला पोर्शन। यहाँ पे क्या हुआ, Cl2 है, Cl2 ने क्या किया, टू Cl नेगेटिव बनाया, ठीक है। ये Cl नेगेटिव कब बनाएगी, जब ये एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, जब ये गेन करेगी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही मैं गेन कर लेता हूँ, ठीक है। तो Cl2 ने दो गेन किए और ये क्या बनाया, इसने बनाया टू Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपकी ऑल ओवर रिएक्शन, हम इसको देखते हैं कि हमारी ऑल ओवर रिएक्शन बनी क्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास ऊपर है 2Na, मैंने 2Na लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बना हमारा दूसरा Cl2, ये Cl2 यहाँ आया प्लस करके Cl2, ओके आ गया। अब क्या हुआ, गिव राइज टू, क्या मिलेगा हमारे को, भाई ये दो इलेक्ट्रॉन मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ये कैंसिल हो गए आपस में। अब क्या बना, 2NaCl, ठीक है, यही तो बचे हमारे पास यहाँ पे 2NaCl, और यही हमारी रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको समझ आई ये चीज़ कि किस तरीके से है, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसी रिएक्शन में मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, 2Na जो लास्ट रिएक्शन आई थी प्लस Cl2 गिव राइज टू 2Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए जो हमने हाफ रिएक्शन पढ़ी थी ना ऊपर, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जिस हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ था उसको क्या बोला जाएगा, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा ना। आपको पता है हाफ रिएक्शन जो हमने पहला हाफ लिखा था वो क्या था, 2Na गिव राइज टू 2Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी पहली हाफ रिएक्शन थी सोडियम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑक्सीडेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हुई हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारी सेकंड रिएक्शन थी, यहाँ पे देखिए Cl2, यहाँ पे एक्सेप्ट हुए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी क्लोराइड बना आपका, और इसको बोलेंगे हम रिडक्शन, ठीक है। तो यही ये कंसेप्ट है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से समझाऊं तो यही वो कंसेप्ट है, किसका, OIL का और रिग वाला कंसेप्ट, ठीक है। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपका इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। और रही दूसरी बात कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो इसमें उसको जानने के लिए एक सिंपल सा जो आपका फंडा है वो ये है कि जो जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे कि H2 था, H2 ने ऑक्सीजन लिया और ये क्या बनाया, H2O बनाया, ठीक है। यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन, आपको पता है कि ये ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मगर एक चीज़ ये है
कि ये जो H2O बना है ये किसकी बदौलत बना है, मतलब कि H2 की वजह से बना है ना ये, H2 की वजह से ही तो ये H2O बना है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसमें H2 है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें कि कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बना है, वैसे प्रोसेस तो क्या हुई है, ये हुई रिडक्शन, ठीक है, समझ गया। मगर आप ये देखिए कि किसकी वजह से हुई ये कॉपर बना है, और उसकी वजह कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमेशा ये अपोजिट रहता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी वही बात हुई कि सोडियम ने क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज किया था, ठीक है, किसमें, वही जो NaCl वाला मैंने केस बताया था। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उसी टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते क्या हैं, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, है क्या। रिड्यूसिंग शुगर क्या है, एनी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फ्री एल्डिहाइड, ठीक है, हेमी एसिटल लिख रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, ठीक है, एंड कीटोन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ हेमिकीटल, फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। फंक्शन जिसमें एनी कार्बोहाइड्रेट जिसके पास क्या है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, एंड रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, ठीक है, एंड फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन क्या हुई, सबसे पहली कंडीशन क्या है, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप हो, क्या हो, फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो क्या होने चाहिए, बेसिकली रिड्यूस होने चाहिए किससे, हमारे पास दो सॉल्यूशन कौन कौन से, एक टॉलन रिएजेंट है और एक आपका फेलिंग रिएजेंट है। ये दोनों क्या एक्ट करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप समझ रहे हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एज ए ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल हुआ ग्लूकोज और लैक्टोज, ठीक है, किसका, रिड्यूसिंग का। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल कौन सा हुआ, अच्छा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से हुए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, और जो टॉलन रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाते या कोई कलर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें एग्जांपल है सुक्रोज और त्रिहलोज का, त्रिहलोज, ठीक है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ये हेमी एसिटल और हेमिकीटल है क्या। तो यहाँ देखिए, जब भी एल्डिहाइड अल्कोहल से ट्रीट होता है, ठीक है, ये RCH ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है, और ये आपका अल्कोहल है ROH, ठीक है, ये जब ये बनेगा, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जब बनेगा तो ये बनाएगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का क्या मतलब हुआ कि एक कार्बन ऐसा है जिसके पास ये कंडीशन है ROR, ठीक है, ये एस्टर कंडीशन होती है बेसिकली, ROR कंडीशन, ठीक है, हमेशा याद रखना। दिस ROR इज इक्वलेंट टू COC, ठीक है, दिस ROR कंडीशन इज इक्वलेंट टू COC, क्यों, क्योंकि R भी तो मिथाइल ग्रुप ही है बेसिकली, तो हम यहाँ C लिख सकते हैं ना, COC, ठीक है, ये एस्टर हुआ ROR बेसिकली, ठीक है। R क्या है, कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है, R की जगह CH3 लगा दीजिए, तो C तो रहेगा ही ना, तो COC भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक कंडीशन हमें एसिटल की क्या है, आपके पास ROR होना चाहिए, एक OH होना चाहिए और एक H होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन कहीं फॉलो होती है, कौन सी, या तो ये हेमी एसिटल क्योंकि एल्डिहाइड के कारण बना, ठीक है, और एक हेमिकीटल, हेमिकीटल में भी सेम कंडीशन है, मगर इसमें क्या है, यहाँ पे हम कीटोन ग्रुप यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ कीटोन ग्रुप है, और रिएक्ट किससे हुए, दोनों सेम है, अल्कोहल से रिएक्ट हुए, एक ने हेमी एसिटल बनाया, एक ने हेमिकीटल बनाया। तो हमको देखना है कि हेमी एसिटल या हेमिकीटल कहीं बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए आपके पास COC कंडीशन कहीं मिल रही है आपको, देखिए, ये देखिए, ये तो O है, ठीक है, ये भी कार्बन है C और ये भी कार्बन है, तो COC तो हमको मिल गया, ठीक है, एस्टर कंडीशन मिल गई। उसके बाद क्या है हमारा, आप OH और H को ढूंढिए कि कहाँ पर है, ये OH है और ये H है, तो ये कंडीशन तो मिल गई हमारे को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। और दूसरी बात क्या है, आप देख सकते हैं कि ये टोलेंट रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन है, इनके साथ मिलकर अगर कोई कलर्ड कंपाउंड की रिएक्शन अगर हो गई, कोई रिएक्शन हमारे को मिला जिसमें कोई कलर दिखे, स्पेसिफिक कलर, तो उनको भी रिड्यूसिंग बोला जाएगा। जो कलर्ड रिएक्शन नहीं देंगे वो नॉन रिड्यूसिंग हुए। ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग कौन सा हुआ? सुक्रोज हुआ। ठीक है, उसके बाद यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। आप देखिए, रिड्यूसिंग जो ऑल मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग है, ऑल डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट सिर्फ सुक्रोज के। ठीक है, और एक और बात स्टूडेंट्स, नॉन रिड्यूसिंग में आपके पॉलीसैकेराइड्स भी आएंगे। ठीक है, ये भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। इसके एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि भी दे आर हैविंग फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर मैं पायरानोज की बात करूं, डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये बना दिया मैंने। ठीक है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब इसको पानी में घोला जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को पानी में घोला जाएगा, ग्लूकोज में आपको बताया आपके पास अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों है। ठीक है, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा पानी में। ठीक है, एज सच तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें या बीटा डी ग्लूकोज की बात करें, तो इनके पास दोनों के पास पायरनो स्ट्रक्चर है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर है, ये एज सच ऐसे रहेंगे। मगर जैसे ही मैंने इनको पानी में डाला, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, खुल गया। ठीक है, अब देखिए इसके पास यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो गया, CHO। देखो यहाँ पे ये फ्री हो गया, अब अवेलेबल है इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अभी ये तो एल्डोज की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर यहाँ पे कीटोन हुआ, इस जगह कीटोन ग्रुप आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर। ठीक है, इस जगह, तो अभी ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोस या एल्डोज ग्रुप फ्री होने चाहिए, तो वही आपका रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानी जाएगी। देखिए, इन केस ऑफ ग्लूकोज, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज ओनली प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज ओपन चेन विच इज रिक्वायरमेंट टू गिव पॉजिटिव टेस्ट। और वही क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब वही रिएक्शन पॉजिटिव देगी बेनेडिक्ट, फैलिंग या टोलन रीजेंट के साथ। ठीक है, तो यही हुआ आपका रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद बात करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहा जाता है। अब आप देखिए, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, एक के पास एल्डोज है और एक के पास कीटोज है। ठीक है, ग्लूकोज के पास एल्डोज ग्रुप रहता है और फ्रक्टोज के पास कीटोज ग्रुप रहता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बन गया, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पानी जब डालेंगे इसको पानी में, ठीक है, तो इनके पास कोई भी ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बंधे हुए हैं अपनी अपनी जगह। ठीक है, कोई फ्री है नहीं ग्रुप, तभी ये नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन एसिटाइल वाली कंडीशन, जो हेमी एसिटल और हेमिकीटल है, वो भी आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक आर कंडीशन थी आपकी COC वाली। ठीक है, ये कंडीशन देखिए पहले कहाँ पे है। ठीक है, सी, ये देखिए COC, ये एक कंडीशन तो हो गई। ठीक है, दूसरी क्या बोला था मैंने कि एक OH होना चाहिए, फिर H होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है CH2OH। ठीक है, OH नहीं है, क्या है? CH2OH, तो यहाँ भी ये रिक्वायरमेंट हो ही नहीं। उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं COC, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे H तो है, मगर यहाँ पे भी CH2OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या थी? या तो COC होना चाहिए या OH होना चाहिए और फिर H, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी एक हेमी एसिटल बनेगा। इसमें क्या बन रहा है? इसमें सीधा ही आपका क्या है? एसिटल या कीटल बन गया, अब वो हेमी नहीं रहा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि फैलिंग, बेनेटिक और टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन है CuSO4 5H2 NaOH के साथ मिलके। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ब्रिक रेड रिएक्शन देगा। ठीक है, अगर कोई भी रिड्यूसिंग शुगर इसके साथ ट्रीट करेगा फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो ब्रिक रेड रिएक्शन देगा। उसी तरीके से बेनेडिक्ट के साथ करेगा तो आपका ब्रिक रेड ही देगा, क्योंकि सेम ही है। और टोलन के साथ करेगा तो आपका मेटेलिक सिल्वर मिरर कलर टाइप आएगा आपका।
ठीक है। तो ये थी कुछ रिएक्शंस, कलर्ड रिएक्शंस। उसके बाद आप सबको पहले से ही पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने मोनोसैकेराइड पढ़ लिया, ओके। हमने डाइसैकेराइड पढ़ लिया। मोनोसैकेराइड आपको पता है कि वन शुगर मॉलिक्यूल है, जिसमें एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। डाइसैकेराइड की बात करें तो टू शुगर मॉलिक्यूल है, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की बात करेंगे। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड कौन से हैं? जिसके पास 2 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल है, इसमें रेफिनोज और स्टैकियोज है। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली पॉलीसैकेराइड के बारे में। ठीक है। पॉलीसैकेराइड है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उसमें एग्जांपल आ गया आपका स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया और सेलुलोज आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीसैकेराइड को पढ़ना। पॉलीसैकेराइड है क्या? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड जॉइंट टुगेदर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसैकेराइड की, 1 2 3 4 बहुत सारे, 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ गए हैं, तो क्या है ये? पॉलीसैकेराइड। इसको कैटेगराइज किया गया है होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड के हिसाब से। ठीक है। दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। भाई जिसके पास सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड है, मान लीजिए ए टाइप है कोई, इसके पास भी ए, इसके पास भी ए, इसके पास भी ए और इसके पास भी ए, ये सारे ए टाइप के मोनोसैकेराइड अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड। तो उसका एग्जांपल कौन सा हुआ? स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रन और सेलुलोज। उसी तरीके से हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो वो कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड वन और मोर मोनोसैकेराइड कंपोनेंट एज देयर बेसिक यूनिट। अब इनके पास क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं? वन और मोर, ठीक है, मोनोसैकेराइड कंपोनेंट, मतलब कि मोनोसैकेराइड तो है, ठीक है, वन और मोर, मगर ये क्या है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है तो ये मोनोसैकेराइड, मगर अलग अलग है ये, ठीक है, कंपोनेंट अलग अलग हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हुए? हेपरिन, कॉन्ट्रिन सल्फेट, हाइड्रोलोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बच्चों ग्लाइकोजन के बारे में, कि ग्लाइकोजन जो कि होमोपॉलीसैकेराइड है वो है क्या। तो ग्लाइकोजन क्या है? ये बेसिकली स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, एनिमल टिश्यू में जो पाया जाता है, ठीक है। इट इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड, ठीक है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की बेसिक यूनिट से बना होता है और किससे लिंक होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। आप यहाँ मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो देख सकते हैं जो लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देखिए, ये कार्बन की फर्स्ट पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, क्या बन गया बीच में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सब में बना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लीनियर चेन की बात करूं, ठीक है। अगर ब्रांच्ड चेन की बात करूं तो ब्रांचिंग किससे होगी शुरू? 1,6। देखिए ये आपका 6th कार्बन था यहाँ पे और ये आपका फर्स्ट कार्बन है, तो इनकी बॉन्डिंग हो गई ना 1,6। ये देखिए ऐसे है, ये लीनियर, और जब ब्रांचिंग शुरू हुई तो 1,6 से, ये लीनियर, जब ब्रांचिंग शुरू हुई तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कि आपस में तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, मगर जब जैसे ही ब्रांचिंग शुरू हुई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा। उसके बाद बच्चों बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च की। तो स्टार्च किससे बना होता है? अमाइलोस और अमाइलोस पैक्टिन से, ठीक है, अमाइलोस और अमाइलोस पैक्टिन से, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पे मिलेगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अमाइलोपैक्टिन जो कि ब्रांच्ड चेन कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट विच आर जॉइंड बाय अल्फा 1,4, ठीक है। तो अमाइलो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अमाइलोपैक्टिन है, उसमें कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? वो होती है अल्फा 1,4, ठीक है। और आपकी जो दूसरी है अमाइलोपैक्टिन है जो, वो अल्फा 1,6 से है और दूसरी आपकी 1,6, सॉरी 1,4 से और दूसरी 1,6 से है अमाइलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्च इज फॉर्म्ड ऑफ अल्फा ग्लाइकोसिडिक चेन, सच कंपाउंड यील्ड ओनली ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, विच इज ए होमोपोलीमर कॉल्ड ग्लूकन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एंड फाउंड, किसमें फाउंड होता है ये? सीरियल्स, पोटैटो, लेग्यूम्स में। द टू चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं इसके? अमाइलोस है, ठीक है, जो कि नॉन ब्रांचिंग है, ये आपका अमाइलोस आ गया, और ये आ गया आपका अमाइलोपैक्टिन, ठीक है। तो अमाइलोज में कौन सा है आपका? 1,4 है और अमाइलोपैक्टिन में 1,6 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंड अमाइलोपैक्टिन आपको पता है कि ये दोनों ऐसे और ऐसे दिए हुए अमाइलोस है,
1,4 और 1,6 अमाइलोपेक्टिन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। इसका हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, ऐसे 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 करके। उसके बाद बात करते हैं बच्चों लास्ट आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन से हुए? हमने पढ़े थे ना होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब आपको बताते हैं कि होमोपॉलीसैकेराइड में ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इसमें सारे ग्लूकोज के ही बन रहे हैं। मगर हेटेरो में क्या है कि भैया एक मान लो ग्लूकुरोनिक एसिड है, तो एक दूसरा है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक अमाइनो शुगर है। ठीक है, वो शुगर जिसके पास अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, एक अमाइनो शुगर हुई और दूसरा हुआ कौन सा? यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो ये आपस में क्या बनाएंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जब इनकी लंबी चेन बनेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लंबी चेन बनेगी। ठीक है, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बॉन्डिंग क्या है? β1,3 बॉन्डिंग। ठीक है, बीटा स्ट्रक्चर है पहली बात तो। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन एनोमेरिक देखेंगे, बीटा है, एच नीचे है, ओ एच ऊपर है, तो इसकी कौन सी हुई? बीटा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई हुई। ठीक है, 1 to 3, तभी तो इसको β1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हुई कि β1,3 जुड़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन बीटा ग्लूकुरोनिक एसिड की और थर्ड पोजीशन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन की। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे जुड़े हैं, देखिए ये ऐसे β1,3 से जुड़ा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में β1,3 है। ओके, β1,3 इसके बीच में β1,3, मगर अब ये जो जुड़ेगा इनके बीच में, ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये कौन सा होगा? ये होगा β1,4। ठीक है, ये दोनों थे, मान लीजिए आपके ये दोनों थे। ठीक है, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग थी, ये बताइए, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को बोला जाता है क्या? β1,3। आपस में तो ये β1,3 से जुड़े हैं, मगर ये दो स्ट्रक्चर ये कैसे जुड़े हैं आपस में? ठीक है, ये जुड़े हैं β1,4 से, यहाँ लिखा हुआ है β1,4। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये लंबा सा स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके लंबा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपस में जुड़े हैं, फिर ये आपस में जुड़े हैं, फिर ये आपस में जुड़े हैं, फिर ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे β1,4 है और जो इनके बीच में है वो β1,3 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। ये इसकी थ्योरी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें पूरा बताया गया इनकी पोजीशन के बारे में। ठीक है, और उसी तरह बीटा ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन 4 सल्फेट का एग्जांपल दिया हुआ, जिसको कॉन्ड्रिन 4 सल्फेट बताया गया है। ठीक है, एक हाइड्रोनिक एसिड का एग्जांपल है कॉन्ड्रिन 4 सल्फेट। तो यही था आपका कार्बोहाइड्रेट के पूरे चैप्टर में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक यू।